सर, स्वागत है आप सभी का इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में और मैं हूं आपके साथ आयुष चित्रांश। तो चौथे चरण का मतदान आज होना है और पल पल की जानकारी हम आप तक पहुंचाएंगे। तो आज पूरा दिन इंडिया न्यूज आप तक ये जानकारी पहुंचाएगा कि किस तरह से और कहां पर क्या वोटिंग का जो हाल है वो चल रहा है, और पल पल की अपडेट्स के साथ हम आज सारा दिन आपके साथ मौजूद रहेंगे। तो बड़ी जानकारी से सबसे पहले आपको रूबरू करवाते हैं। 59 विधानसभा सीटें हैं जहां पर आज चौथे फेज के लिए वोटिंग होनी है। सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक ये मतदान चलने वाला है, और ये मतदान किस तरह से होगा, किन किन सीटों पर हो रहा है, ये सब जानकारी आज हम आप तक पहुंचाएंगे। पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, हरदोई, लखनऊ, उन्नाव, रायबरेली, इन सभी 9 जिलों में आज मतदान होना है। कुल 59 सीटें हैं। अमेठी, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, रायबरेली, यहां पर 5वें फेज के अंदर चुनाव होना है। लेकिन आज चूंकि 59 विधानसभा सीटें हैं जहां पर मतदान होना है, तो ये अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है। और आज सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक ये मतदान किया जाएगा। तो तैयारियां क्या है, किस तरह से मतदान केंद्रों पर जो व्यवस्थाएं हैं वो मुकम्मल हो चुकी हैं, और कहां से क्या जानकारी मिल रही है, ये सब अपडेट आज इस पूरे चुनाव की महा कवरेज के दौरान हम आप तक पहुंचाएंगे। तो सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक आज वोटिंग होनी है, और बेहद अहम रहेगा आज का ये चौथा चरण, क्योंकि कई ऐसे दिग्गज हैं जिनकी किस्मत दांव पर है। आज ईवीएम में उनके लिए फैसला जनता कैद करने वाली है। और चौथे चरण के अंदर भारतीय जनता पार्टी को अगर आप देखेंगे तो इन 59 विधानसभा सीटों में से तकरीबन 15% सीटें ऐसी थीं जहां पर जो जीत है वो भारतीय जनता पार्टी को मिली थी, और 51 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने इस जीत को बरकरार रखा था। 4 मंत्रियों की प्रतिष्ठा यहां पर दांव पर है, यह भी समझना पड़ेगा आपको, क्योंकि इसमें प्रदेश सरकार के अंदर कैबिनेट मंत्री से लेकर के राज्य मंत्री शामिल हैं जिनकी प्रतिष्ठाएं दांव पर लगी हुई हैं। तो यूपी चुनाव के चौथे चरण का आज मतदान होना है। तो कहां पर जो मतदान को लेकर के लोगों के अंदर इस समय उनके जहन में क्या है, ये अपडेट्स हम आप तक पहुंचाएंगे। इसके अलावा वोटिंग परसेंटेज कितना रहेगा ये भी हम लगातार आपको बताते रहेंगे। किस तरह से लोग अपने घरों से निकल रहे हैं, मतदान कर रहे हैं, मतदान करने के लिए जो लोगों का हुजूम है वो किस तरह से निकल रहा है, और कहां पर कितनी पोलिंग हो रही है, ये सारी जानकारी आज हम आप तक पहुंचाने वाले हैं। तो आज 9 जिलों पर 59 सीटों पर जो वोटिंग है वो अब से कुछ देर के बाद ही शुरू हो जाएगी। तो चलिए, अब मेरे साथ मेरे 3 सहयोगी जुड़ चुके हैं जब आप तक ये जानकारी पहुंचाएंगे ग्राउंड पर इस समय क्या स्थिति है और इसके अलावा वहां पर क्या तैयारियां हैं। इन सबको जानने के लिए तीनों सहयोगी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। रवि हमारे साथ लखनऊ से मौजूद हैं, गौरव हमारे साथ उन्नाव से जुड़ रहे हैं, और आलोक हमारे साथ हरदोई से मौजूद हैं। रवि, सबसे पहले मैं आपके पास आता हूं क्योंकि लखनऊ पर सबकी निगाहें हैं, क्योंकि यहां पर मंत्रियों की जो किस्मत है वो दांव पर लगी हुई है। सबसे पहले तो ये बताएं कि वहां पर मतदान को लेकर के क्या तैयारी है, और लखनऊ का जो रण है वो किस तरह से आपको नजर आ रहा है, इसको भी अपडेट करें रवि। देखिए, लखनऊ का रण जोरदार है और साफ तौर पे अगर बात करें तो लखनऊ में करीब 9 विधानसभा हैं, जिसमें से 3 मंत्री थे उत्तर प्रदेश सरकार में। हालांकि स्वाति सिंह की जगह इस पर राजेश्वर सिंह को टिकट दिया गया। वहीं ब्रजेश पाठक जो कि कैंट विधानसभा सीट से प्रत्याशी हैं, और उसके अलावा अगर बात करें तो गोपाल जी यानी आशुतोष टंडन की भी जो प्रतिष्ठा है वो दांव पर है। मैं लखनऊ के 175 कैंट विधानसभा में मौजूद हूँ, और ये पोलिंग सेंटर यहाँ पर थोड़ी ही देर बाद वोटिंग शुरू होगी। अब सुरक्षा के लिहाज से देख सकते हैं कि सभी जरूरी इंतजाम है वो किए गए। सीआईएसएफ के जो लोग हैं वो यहाँ पर मौजूद है, पुलिस के लोग हैं वो मौजूद हैं, यानी कि यहाँ से दूरी बना के रखनी है। जो लोग वोट डालने आएंगे सिर्फ उन्हीं को यहाँ पर अपना पहचान पत्र लेके आना है। वोटिंग 7 बजे शुरू होगी। कुछ ही देर में आप देख सकते हैं कि पूरे जो इंतजाम है वो किए गए हैं, और बाकायदा जो सारी व्यवस्थाएं हैं वो कर ली गई हैं। यानी कि लखनऊ समेत 9 जिलों की 59 विधानसभाओं के लिए आज मतदान होगा, और सुबह 7 बजे यानी अभी से 25 मिनट के बाद से ये मतदान शुरू हो जाएगा। व्यवस्थाएं पूरी कर ली गई हैं, और सभी पोलिंग पार्टियां हैं वो अपनी जगह पर पहुंच चुकी है, और सभी पोलिंग बूथ पर पोलिंग जो है वो कुछ ही देर में शुरू होगी, और सुरक्षा के लिहाज से सभी जरूरी इंतजाम है वो किए गए हैं। गौरव, आपके पास क्या जानकारी, तो पोलिंग को लेकर के थोड़ा सा बताएं, और इस बार उन्नाव के अंदर जो सियासी समीकरण है वो क्या नजर आ रहा है वहां पर, और इस बार आपको वहां पर क्या दिखा ग्राउंड के ऊपर, अपडेट करें इसको।
शुरू होनी है और जो मतदाता है यहाँ का उसमें खासा उत्साह देखा जा रहा है। हालांकि अधिकारी भी लगातार अपील करते रहे हैं और जागरूक करते रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा घरों से निकले और मतदान स्थल पे जाके अपना वोट करें। तो साफ तौर पे यहाँ पे जिस तरीके का उत्साह है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी, बसपा, कांग्रेस सभी के जो वोटर हैं वो घर से निकलना लगभग शुरू हो चुके हैं और पोलिंग बूथ पर पहुंच रहे हैं। कुछ समय बाद, लगभग 30 से 25 मिनट बाद यहाँ पर पोलिंग शुरू हो जाएगी। कुछ आदर्श बूथ भी बनाए गए हैं शहर में 2-3 जगह पर, और वहां पे भी सेल्फी पॉइंट बनाए गए हैं ताकि लोग आए, अपना मनोरंजन करें और वोट करके या अपने अपने घरों को जाए। पानी, पीने के पानी की व्यवस्था है, सैनिटाइजर है, मास्क है, कोविड गाइडलाइन अपन लोग वोट करेंगे। तो साफ तौर पर कुछ ही समय बाद जब यहाँ पे पोलिंग शुरू होगी तो जो कैंडिडेट्स हैं वो भी वोट करेंगे। जो भी कैंडिडेट्स हैं वो यहाँ पर आकर वोट करेंगे अपने अपने मतदान स्थल पर। तो बिल्कुल उनके साथ जो भी लोग होंगे, कैंडिडेट्स के समर्थक होंगे, वो भी वहां पर वोट करने पहुंचेंगे। तो साफ तौर पर यहाँ पे खासा उत्साह देखा जा रहा है वोटिंग के दौरान। आलोक, आपके पास क्या जानकारी? एक तो वोटिंग अभी शुरू होने में थोड़ा सा समय बचा हुआ है, लेकिन सबसे अहम ये है कि इस बार हरदोई के अंदर खासतौर से वहां का सियासी समीकरण या वहां का रण आपको किस तरह का नजर आ रहा है? अपडेट करें आप भी। देखिए आयुष, आपको बता दें कि हम जहां पे खड़े हैं यहाँ से लगभग 100 मीटर की दूरी पर अभी सुबह 9 बजे नरेश अग्रवाल और नितिन अग्रवाल अपने वोट डालेंगे। हॉट सीट है हरदोई सदर की सीट। और आपको बता दें कि बेहतर, काफी अच्छी सुविधाएं इस बार सेंटर, इस पे मतदान केंद्रों पर मिलेंगी। हालांकि कई आदर्श मतदान केंद्र बनाए गए हैं, उसमें गुब्बारे और फूल और सब पूरी व्यवस्था है। जाहिर सी बात है कि जब प्रत्याशियों की तो बात खत्म हो गई, प्रत्याशियों की तो पिछली रात भारी थी, और अब आने वाला उजाला जो आज का सुबह का होगा ये तय करेगा कि कितने प्रतिशत मतदान पब्लिक करती है, जिससे कि एक अच्छी सरकार वो दे सके। जाहिर सी बात है कि जब अभी महिलाओं से भी हम बात करेंगे, जिनका मुख्य मुद्दा चुनाव में आज सुरक्षा हो सकता है। बूढ़े बुजुर्ग लोग हैं, उन लोगों का सुरक्षा के साथ साथ एक सेफ्टी का मुद्दा हो सकता है, बेरोजगारी का मुद्दा है। लेकिन देखिए, शहर का ये मामला है। गांवों में जो आज 8 विधानसभाएं हरदोई में हैं, गांवों के मुद्दे क्या होंगे, बिजली है, अन्ना पशु है, इन लोगों पर ये कैसे मतदान करते हैं, ये आने वाला समय बताएगा। 7 बजे से पोलिंग शुरू है, अब से लगभग 20 मिनट के बाद। रवि, चूंकि लखनऊ पर सबकी निगाहें और खासतौर से आप जहां पर खड़े हुए हैं कैंट में, यहां पर इस बार ब्रजेश पाठक चुनावी मैदान में हैं। हालांकि सीट को लेकर के भी, टिकट को लेकर के भी हम लोगों ने देखा था कि बड़ी जद्दोजहद चल रही थी, लेकिन इस बार वहां का जरा सा समीकरण समझाएं। और पिछली बार अगर 17 में हम देखें तो 22 तक आते आते वहां पर क्या बदला है और किस तरह से वहां पर जो लोकल फैक्टर्स हैं या वहां पर जो कैंडिडेट के सिलेक्शंस हुए हैं उनको लेकर के जनता का क्या रुख है, या फिर वहां पर मुद्दे आपको नजर क्या है, इसको भी अपडेट करें आप। देखिए, अगर बात करें तो जातीय समीकरण यहाँ पर सबसे ज्यादा यहाँ पर ब्राह्मण बाहुल्य है। उसके अलावा सभी वर्ग के लोग रहते हैं, चाहे मुस्लिम वर्ग की बात हो या उसके अलावा दूसरी जाति यहाँ वैश्य समाज है या जातिगत अगर बात करें तो ऐसी के भी तमाम सारे जो लोग हैं वो यहाँ पर रहते हैं। यानी कि समीकरण बनाना और बिगाड़ना इन्हीं वोटरों के हाथ में है। और अगर हम बात करें तो इस समय मैं आलमबाग इलाके में मौजूद हूँ और आप हमारे पीछे देख सकते हैं कि जो लोग हैं वो आने शुरू हो चुके हैं। और साफ तौर पर अभी भी करीब 20 मिनट का वक्त बचा हुआ है पोलिंग शुरू होने से पहले, और उसके बावजूद भी यहाँ पर जो मतदाता है वो आ चुके हैं। तो समझ सकते हैं कितने उत्साहित है। उनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि वो कैसे देखते हैं। दादा, अभी वक्त बचा हुआ लेकिन अभी से आप वोट डालने के लिए आ गए हैं, कितना उत्साह है आपके अंदर? भाई, पहला वोट डालने की उम्मीद है, मगर पर्ची नहीं मिल पाई अभी तक हमको। पर्ची लेने के लिए आए, नहीं जब पर्ची मिल जाएगी तो सोचते। किस तरीके की सरकार चुनना चाहते हैं आप? क्या कुछ हो? बढ़िया काम होना चाहिए, बेहतरीन अच्छा किस तरह के काम होना चाहिए? पढ़ाई लिखाई, रोजगार, कारोबार सब चौपट हो चुका है। उसको जो है देखते हुए जो है सरकार को जो है अच्छे नियम बनाना। आप जिस क्षेत्र में रहते हैं, इस क्षेत्र में आपको लगता है कुछ काम हुआ है जो पहले से जो भी यहाँ पे लोग रहे हैं? नहीं, फिलहाल तो जो है काम थोड़ा पानी को लेकर, सड़क नहीं हुआ अभी। हमारे बहुत से काम बाकी हैं। सीवर पड़ा हुआ, खुदा वही पड़ा हुआ है, गलियाँ पड़ी हुई हैं, खुदी पड़ी हुई हैं, कोई ध्यान नहीं है। आए अपना पाइप डाल के चले गए, उसके बाद में उन्होंने जो कोई इसकी जो है देख रेख नहीं किया। 2-2 महीने 3-3 महीने गिरते हैं पानी में हम लोग, कुछ हिसाब नहीं। तो बहुत सारी मूलभूत सुविधाएं हैं जो लोग चाहते हैं कि जो भी सरकार बने, जो भी नेता चुना जाए, वो सारी जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो दे। और साफ तौर पे सुबह से ही लोग हैं वो आने शुरू हो चुके हैं। हालांकि थोड़ा सा वक्त अभी बचा हुआ है और जैसे जैसे 7 बजेगा वैसे वैसे जो मतदान है वो शुरू होगा। लेकिन तैयारियां हैं पूरी कर ली गई, सुरक्षा के जहां पूरे इंतजाम किए गए हैं। वहीं लोग भी उत्साहित हैं कि जैसे ही 7 बजेगा वैसे वैसे लोग पोलिंग बूथ पर पहुंचेंगे और अपने मतदान अधिकार का प्रयोग करते हुए नजर आएंगे। बिल्कुल।
गौरव, थोड़ा सा आप भी उन्नाव के बारे में बताएं, 17 से लेकर के और 22 तक में क्या बदलता है उन्नाव के अंदर। और दूसरा ये है कि लोकल फैक्टर्स के साथ साथ स्थानीय मुद्दे, क्या आपको लग रहा है कि वहां पर जिन बातों का जिक्र हो रहा था उन्नाव के अंदर, उनका इम्पैक्ट या उनका असर या लोगों के जहन में कहीं वो चीजें हैं? क्योंकि आप लगातार ग्राउंड पे मौजूद हैं, वहां पर क्या महसूस किया आपने और सबसे बड़ा मुद्दा आपको क्या नजर आ रहा है वहां पर, और 17 से 22 तक में क्या बदल रहा है उन्नाव के अंदर? थोड़ा इसको अपडेट करें गौरव। बिल्कुल आयुष, मैं आपको बता दूं कि 17 में भाजपा के पास 5 विधानसभा सीटें, जो कि 6 विधानसभा सीटें उन्नाव से आती हैं, जिसमें 5 जगह पर उनके विधायक बने थे और एक जगह पूर्वा में अनिल सिंह यहाँ से बसपा के विधायक हुए थे। और हालांकि 17 से 22 तक काफी बदलाव देखने के लिए मिला। जिस तरीके से लोग भाजपा सरकार से प्रभावित हुए कि यहाँ पे जो माफियागिरी थी वो खत्म हुई, यहाँ पे जो अपराधी थे उनको जेल में डाला गया। और समाजवादी पार्टी की बात करें, समाजवादी पार्टी ने जिस तरीके का मैनिफेस्टो तैयार किया है तो उसमें कहीं ना कहीं लोग प्रभावित है, चाहे वो पेंशन को लेकर हो या महिलाओं को 33% आरक्षण को लेकर हो, तो कहीं ना कहीं लोग भी प्रभावित है। बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है यहाँ पे। जो नाव है वहाँ पे रूरल एरिया आता है, जहाँ पे अधिक से अधिक किसान यहाँ पर रहता है। तो साफ तौर पे अन्ना मवेशी का भी एक बड़ा मुद्दा है जो लोगों के बीच में है, और जो किसान है वो उसको देखते हुए भी वोट करने वाला है। हालांकि अभी 2 दिन पहले यहाँ पर प्रधानमंत्री आए थे, उन्होंने अन्ना जानवरों को लेकर बड़ा बयान दिया था कि जब उनकी सरकार यूपी में अगर फिर से बीजेपी आई है तो अन्ना जानवरों को लेकर वो विशेष तौर पर व्यवस्थाएं करेंगे और किसानों को इससे राहत मिलेगी। तो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री जब ये बात कह गए हैं तो लोगों के जहन में ये बात जरूर बैठ गई होगी कि अगर सरकार आती है बीजेपी की तो कहीं ना कहीं अन्ना मवेशियों से भी लोगों को राहत मिलेगी, किसानों को राहत मिलेगी। हालांकि शिक्षा, स्वास्थ्य, बेरोजगारी, ये सबसे बड़ा मुद्दा है जिसको लेकर यहाँ का यूथ है वो यहाँ पे वोट करने जा रहा है। और क्योंकि पिछले 5 साल में लोगों का कहना है, जो यूथ है, कि उनको सरकारी नौकरियां नहीं मिली, जो भर्तियां निकली भी तो उनके एग्जाम के दौरान उनके पेपर लीक हो गए। तो बहुत ये सब मुद्दे जो है वो लोगों के जहन में अभी भी बैठे हुए हैं कि सरकार किसकी बनानी है, किसको चुनना है। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच में जबरदस्त टक्कर देखने के लिए मिल सकती है, क्योंकि जिस तरीके से भाजपा के पास 5 सीटें थी, एक बसपा के पास थी, तो इस बार और 2012 में 6 विधानसभा सीटें जो है वो समाजवादी पार्टी की थी। तो कहीं ना कहीं बदलाव की तरफ भी रुख कर रहा है यहाँ का वोटर। और अभी कुछ ही देर बाद यहाँ पे वोटिंग शुरू होगी और उसके बाद हम मतदाताओं से बात करेंगे कि आखिर वो कौन कौन से प्रमुख मुद्दे हैं जिनको लेकर अपना वोट करने के लिए मतदान स्थल पहुंच रहे हैं। जी आलोक, आप भी अपडेट करें, चूंकि नितिन अग्रवाल ये तो एक बड़ा, हम कह सकते हैं, चर्चित चेहरा है और हॉट सीट इसलिए भी हरदोई कहा जा रहा है क्योंकि निगाहें इस बात पर भी थी कि नितिन अग्रवाल जो कि समाजवादी पार्टी में थे वो इस बार भारतीय जनता पार्टी में है, लड़ रहे हैं चुनाव। लेकिन इसके अलावा भी हरदोई पूरे जनपद के हिसाब से भी अगर हम देखें वहां की विधानसभाओं को, तो 17 से 22 तक में वहां पर आपको क्या नजर आ रहा है और क्लोज फाइट या टफ फाइट आपको कहां पर दिख रही है? चैलेंजेस क्या है इस समय वहां पर ग्राउंड पर? आपने सबसे बड़ा मुद्दा क्या देखा, इसको अपडेट करें आलोक। देखिए, नितिन अग्रवाल की जो सीट है, नरेश अग्रवाल चूंकि कद्दावर नेता है, 36 साल से राजनीति में है, तो यहाँ हमेशा से यही देखा गया है आज पूरे 36 सालों से कि ये सीट हरदोई सदर नरेश अग्रवाल, मतलब यहाँ लोग अपने आप को नरेशाई कहते हैं। जो लोग वोट देते हैं उन लोगों को पार्टी से कोई मतलब नहीं होता, नरेशाई। लेकिन इस बार थोड़ा सा समीकरण अलग है, क्योंकि पासी बाहुल्य क्षेत्र है, पासी इनका गढ़ भी था और उसी कैंडिडेट को सपा ने खड़ा किया है। साथ में मुस्लिम और यादव किस तरीके से वोट करता है, जो इनका अपना कोर वोट था, तो वो देखने वाली बात होगी, वो 10 मार्च को पता चलेगा। बाकी जो मुद्दे हैं, सड़कों का निर्माण काफी सवाजपुर और बिलग्राम क्षेत्र में सड़कों का निर्माण काफी अच्छा कराया है विधायकों ने, तो उन लोगों की सीटें भी 10 मार्च को ही पता चलेंगी। हालांकि वहां भी काफी उत्साह है। साथ में दूसरे एक सबसे बड़ी बात है कि कांग्रेस के एक प्रत्याशी हैं जिन्हें सपा से टिकट नहीं मिला था बिलग्राम मल्लावा में, वो भी बहुत अच्छा चुनाव लड़ रहे हैं। उनका भी लग रहा है कि वो नंबर 1 या नंबर 2 पर रहेंगे। और दूसरी बात है कि जो गांवों में मुद्दा है, मेन अन्ना पशु है, उसके अलावा कोई मुद्दा ही नहीं है गांव में, क्योंकि लाभार्थी काफी है गांवों में और उनका वोट साइलेंट है, वो साइलेंट है। जैसा कि मोदी जी कह गए थे कि बूढ़ी महिलाएं कह रही हैं कि हमने तो नमक खाया है, तो वो तो बात अलग की है, वो तो 10 तारीख को पता चल जाएगा। लेकिन जो उसके बाद अखिलेश यादव ने जो कहा कि 300 यूनिट बिजली फ्री है, वो, और दूसरे अन्ना पशु का मुद्दा काफी बड़ा है। हालांकि प्रधानमंत्री मोदी जब आए थे उन्नाव में, हरदोई में तो नहीं बोले थे, उन्नाव भी उसी दिन था, वहां उन्होंने कहा है कि इतना होगा। लेकिन नरेश अग्रवाल एक बहुत ही चालाक नेता, तेज तर्रार नेता है। उन्होंने, हालांकि मोदी ने यह नहीं कहा, लेकिन उन्होंने अपने बयान में कहा कि हमने नितिन की जो ये आती है इनका 5 करोड़ रुपया इसमें से देंगे और उसके लिए अन्ना पशुओं के लिए काम करेंगे। तो वो अपना वोट बैंक
साधे रखते हैं, ये उनकी एक खास आदत है। आपको बता दें कि शाहबाद एक क्षेत्र है जहां रजनी तिवारी और आसिफ बब्बू का चुनाव काफी टफ है, और कई जगह हरदोई में एकमात्र ऐसी सीट बिलग्राम मल्लावा है जहां चतुष्कोणीय है, सबको लगभग बराबर वोट मिलेगा और बहुत ही कम मार्जिनल। इस बार देखिए आयुष, आपको बता दें 17 के चुनाव और 22 के चुनाव में अंतर बड़ा साफ है कि पिछली बार जब मोदी की लहर थी तब भाजपा के जो कैंडिडेट यहाँ 7 जीते थे उनका मार्जिन 5, 6, 7, 12, 21 हजार था। लेकिन इस बार चूंकि लहर नहीं है, विरोध एक माना जा सकता है कि अखिलेश का भी काफी अच्छा दबाव है यहाँ पर। अखिलेश के भी काफी अच्छे पुराने कैंडिडेट, सांसद, 3 बार की सांसद उषा वर्मा यहाँ सांडी से खड़ी हैं, राजश्री खड़ी हैं, काफी अच्छे, अब्दुल मन्नान 3 बार से विधायक बसपा से संडीला से खड़े हैं, तो इन लोगों की काफी अच्छी सीटें हैं। एक सीट मेन है जो अखिलेश यादव ने ओम प्रकाश राजभर को दी थी, जहां से एक पत्रकार को टिकट दिया गया था, वो भी राजभर के टिकट से संडीला से चुनाव लड़ रहा है। देखने वाली बात होगी कि किस तरीके से लोग पोलिंग, लेकिन मतदाताओं के लिए इंडिया न्यूज की अपील यही रहेगी कि ज्यादा नहीं, बहुत ठीक है। अब आलोक, आप जो बात बता रहे हैं ये हम लोग को देखना होगा कि जिन फैक्टर्स या जिन मुद्दों का आपने जिक्र किया है कि जनता का कनेक्शन है उसके साथ कि नहीं है। रवि, कुछ हलचल देख रहा हूं मैं आपके पीछे, अगर संभव है तो बातचीत भी करें और थोड़ा सा समझाएं, क्योंकि लखनऊ का तो ज्यादातर इलाका शहरी है, वहां पर सबसे बड़ा इशू आपको नजर क्या आ रहा है? क्योंकि जैसे कि अभी गौरव बता रहे थे, आलोक बता रहे थे कि आवारा जानवर एक बहुत बड़ी समस्या है, कुछ और इश्यूज का भी उन्होंने जिक्र किया। लखनऊ की अगर विधानसभाओं को आप देखते हैं, सबसे बड़ा इशू आपको वहां पर क्या नजर आया? और अगर आसपास लोग हैं तो जरा उनसे बातचीत कर ले। रवि, देखिए, लखनऊ की 175 कैंट विधानसभा है और यहाँ पर ब्रिजेश पाठक भाजपा के प्रत्याशी है। उसके अलावा अगर कांग्रेस की बात करें तो दिलप्रीत सिंह डीपी को टिकट दिया गया है और उसके अलावा बसपा से अनिल पांडे हैं। और वहीं अगर बात करें दूसरे दलों की तो साफ तौर पर बाकी दल भी मैदान में है। समाजवादी पार्टी से सुरेंद्र सिंह राजीव गांधी को टिकट दिया गया है। और अगर जातीय समीकरण की बात करें तो यहाँ तमाम सारी जातियां हैं। सबसे ज्यादा ब्राह्मणों का ये गढ़ माना जाता है और सबसे करीब 1.5 लाख के आसपास यहाँ पर ब्राह्मण है। और साफ तौर पर भाजपा की परंपरागत सीट रही है, यानी ज्यादा जो सीटें हैं वो भाजपा के खाते में ही यहाँ से ज्यादा बार जाती रही है। अभी देख सकते हैं कि जो हलचल शुरू हो चुकी है, हालांकि 7 बजे में थोड़ा सा वक्त बचा है, यानी मतदान शुरू होने वाला है। सुरक्षा के लिहाज से जो भी इंतजाम देख सकते हैं, यहाँ पर चहल पहल शुरू हो चुकी है और भारी संख्या में यहाँ पुलिस बल नजर आ रहा है। उसके अलावा सुरक्षा की सीआईएसएफ के जो जवान है वो यहाँ पर मौजूद है, यानी कि पोलिंग शुरू होने से पहले सभी जो इंतजाम है वो कर लिया गया। हालांकि थोड़ी ही देर में जो मतदाता है वो यहाँ पर आना शुरू हो जाएंगे। हालांकि यहाँ से जो लोग हैं वो उनको दूर कर दिया जा रहा है, यानी कि जो वोटर है वही यहाँ पर आ सकते हैं, अपना पहचान पत्र लेकर यहाँ पर आएंगे, वोटिंग डालेंगे, वोटिंग डालने के बाद ही वो यहाँ से जा सकते हैं, यानी कि कोई भी अव्यवस्था ना होने पाए इसका पूरा ध्यान रखा जा रहा है। हालांकि थोड़ी देर में जो मतदाताओं के आने का दौर है वो शुरू हो जाएगा और साफ तौर पे बहुत से लोग ऐसे हैं जो इंतजार में है कि जैसे साथ बसता है। चलिए रवि, मैं वापस लौटूंगा, आप तीनों मेरे साथ बने रहें, आप लोगों से हम अपडेट लेते रहेंगे, दर्शकों तक पहुंचाते रहेंगे। लेकिन इस बीच लखीमपुर खीरी का मतदान स्थल का जायजा हमारे सहयोगी ने लिया है, देखिए। चौथे चरण का मतदान अब से कुछ देर बाद शुरू होगा। मैं अभी खड़ा हूं बनबीरपुर में। आप यहां पर देख सकते हैं कि ये जो बूथ है, यहीं पर जो है केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय कुमार मिश्र टेनी जो है यहाँ पर अपने मत का प्रयोग करेंगे। ये आप देख सकते हैं कि 249 नंबर ये 249 नंबर इनका जो सूची है उसमें नाम है। साथ ही साथ इनके बेटे आशीष मिश्रा, उनका 261 नंबर है। तो अब से कुछ देर बाद जो है यहाँ पर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री जो हैं अपने मत का प्रयोग करेंगे। और सबसे खास बात यह है कि जिस तरह से सबकी निगाहें इस बात पर टिकी हुई हैं कि जब मतदान करने आए, क्योंकि लगातार अब तक जो हैं वो मीडिया से बचते रहे हैं, तो यहाँ पर जो मतदान की जो प्रक्रिया है यहाँ पर देख सकते हैं शुरू जो है यहाँ पर मॉक पोलिंग यहाँ पर किया जा रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मॉक पोलिंग किया जा रहा है। तो मॉक ड्रिल क्या तैयारी हो चुकी है? हो रही तैयारी लगभग हो चुकी है। जी हाँ, हो चुका है। मॉक पोल करा लिया गया है सर, 53 वोट मॉक पोल में कराए गए हैं, करा चुके हैं। पूरी तैयारी कंप्लीट, पूरी तैयारी है, बिल्कुल ठीक है सर, सब कुछ ओके है। यहाँ पर देख सकते हैं कि जो मॉक पोल जो है यहाँ पर हो चुका है, तैयारी जो है करीब कंप्लीट कर लिया गया है। साथ ही साथ सुरक्षा के भी यहाँ पर पुख्ता प्रबंध किए गए हैं। कैमरामैन
अवधेश चौरसिया के साथ राकेश कुमार सिंह, इंडिया न्यूज, लखीमपुर खीरी। तो चलिए हमारे साथ रवि लगातार बने हुए। रवि, आपके आसपास कुछ लोग हैं, बातचीत करें जरा। हाँ, ये वोट डालने के लिए आए हैं। क्या सोचते हैं कैसा नेता चुना जाए जो आप लोगों को क्या कुछ करे? क्या नेता जनता के लिए सभी चीज़ों की उपलब्धि होनी चाहिए और दूसरी बात ये सभी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। बेरोजगारी, रोजगार और ये सब चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए सरकार को। और इसी माध्यम से हम ये कहना चाहेंगे कि जो भी हो, इंसान को एक रोजगार बहुत ज़रूरी है और रोजगार मिलना भी चाहिए। रोजगार ही एक माध्यम है इंसान का। अगर रोजगार नहीं मिलेगा तो इंसान खाएगा क्या? सबसे ज्यादा रोजगार जरूरी। आप क्या सोचते हैं कि किस तरीके की सरकार होनी चाहिए, किस तरीके क्या कुछ मुद्दे हैं आपके? सरकार युवाओं के लिए रोजगार और सबसे बड़ी चीज़ है रोजगार के साथ साथ राष्ट्रवाद। जब तक राष्ट्रवाद नहीं होगा तब तक रोजगार लेके भी हम कुछ नहीं कर पाएंगे। जो हम अपने देश को नहीं समझ पाएंगे तो हम रोजगार क्या करेंगे। और बात है रोजगार की, तो रोजगार सबके लिए है। बस ये है कि आदमी कितना मेहनत कर सकता है, कौन रोजगार पा सकता है, ये उसके ऊपर है। रिक्शा चला रहा वो भी एक रोजगार में ही आता। हर सरकारी नौकरी रोजगार नहीं होती मेरी नज़रों में। और सरकार राष्ट्रवादी होनी चाहिए, देश को समझने चाहिए, ना कि देश को बेचने वाली सरकार होनी चाहिए। और भी कुछ लोग हैं, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि एक माता जी भी आई हुई है वोट डालने। आप वोट डालने आई हुई हैं, आप आइए। आप ये बताइएगा कि अभी तक जो सरकारें रही हैं, क्या लगता है कि उन्हें क्या कुछ करना चाहिए था जो नहीं किया और अभी होना चाहिए? अभी तक युवाओं के लिए कर रहे हैं, अब धीरे धीरे करेंगे। 5 साल में कुछ नहीं हो पाएगा। पिछली जो काम हमने 10 साल 15 साल में बिगाड़े हैं वो 5 साल में हम सही नहीं कर पाएंगे। उसके लिए समय तो लगेगा। कर रहे हैं धीरे धीरे। अभी क्या कुछ होना चाहिए जो नहीं हुआ? अभी जैसे क्या है कि क्या कुछ अभी थोड़ा सा युवाओं के लिए, जो युवा भटक रहे हैं, अशिक्षित हैं, थोड़ा अभी शिक्षा पे जोर होना चाहिए। शिक्षा पे जोर होना चाहिए। ये युवा है और साफ तौर पे कोई अगर रोजगार की बात कर रहा है, कोई शिक्षा की बात कर रहा है, यानी कि व्यवस्थाएं हैं वो बेहतर होनी चाहिए। जो चीजें अभी तक नहीं हो पाई वो होना चाहिए। हालांकि यही बड़ा दिलचस्प है, जो भी इस तरह से आप लोग सरकारें रैंडम बात करते हैं ना लोगों से, तब समझ में आता है कि लोगों के जहन में क्या चल रहा है और जो वोट करने के लिए निकल रहे हैं दरअसल उनके भी जहन के अंदर क्या है। मैं आप